आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएं कि किसी इंसान के साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। क्या किस्मत किसी के साथ इतना खेल खेल सकती है? दरअसल जो इंसान अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल जाता है, उसकी वही पत्नी 5 साल के बाद एक कैफे में कॉफी पीती हुई मिलती है। उस पत्नी के चक्कर में उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 5 साल बर्बाद हो गए। आखिर क्या है ये कहानी? आइए समझते हैं इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जिला आता है, गोटकू जिला। उसके अंतर्गत एक परिवार रहता है। परिवार में जो मुखिया होता है उसका नाम होता है सुरेश। उसकी पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है मलिगे। सुरेश की उम्र 35 साल होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक हंसता खेलता परिवार होता है। तभी वक्त आता है 2020, नवंबर का महीना होता है। सुरेश की पत्नी मलिगे अचानक घर से गायब हो जाती है। अब जब पत्नी गायब हो जाती है तो सुरेश पहुंच जाता है थाने में, कुशल नगर थाने में। वहां जाके वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। उसके बाद पुलिस वाले अपने स्तर पर उसकी पत्नी की खोजबीन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये केस कहीं पहुंचता नहीं है और कार्रवाई थोड़े ही बीच के दायरे में घूमती रहती है और इस केस का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। बात आई गई हो जाती है। अब बात आ जाती है 2021 में। 2021 का जून का महीना होता है। इसी महीने में गांव के किनारे एक व्यक्ति को एक कंकाल मिलता है। जब कंकाल मिलता है और उसके पास में कुछ कपड़े पड़े होते हैं, तो वो गांव वाला व्यक्ति पुलिस वालों के पास फोन करता है, उन्हें सूचित करता है। जब मौके पर पुलिस आती है तो उस कंकाल को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्टें देखते हैं कि कौन कौन से लोग गायब हुए हैं, तो उनकी नज़र में सुरेश की पत्नी मलके का केस सामने आ जाता है। अब पुलिस वाले जब उस केस को देखते हैं तो वो सीधे पहुंच जाते हैं सुरेश के घर और सुरेश को लेके थाने आ जाते हैं। अब पुलिस वाले उससे ही कहते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद उसका कंकाल मिला है, उसके पास कपड़े भी हैं। लेकिन सुरेश हर तरह से मना करता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है। अब ये बात सुरेश की ससुराल वालों को पता लगती है और सामने आती है सुरेश की सास, यानी मलगे की माँ। अब वो भी पुलिस वालों की तरह ही सहमति में सर हिलाती है और ये कहती है कि ये जो कपड़े हैं कंकाल के पास मिले हैं, ये मेरी ही बेटी के कपड़े हैं। अब पुलिस वाले उसे जेल भेज देते हैं। अब ये केस चलता रहता है, लेकिन गांव और समाज में कुछ अजीब रीतियां होती हैं कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था तो उसका सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है। और बॉयकॉट इतना आगे बढ़ता है कि वकील भी उसका केस लड़ने से मना कर देते हैं। अब ये केस चलता रहता है। धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से इस बात की खबर, इस केस की खबर लगती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और साथ में वो वकील भी होते हैं। उनका नाम होता है BS पांडु पुजारी, जो मैसूर जिले के रहने वाले होते हैं। अब जो जब उन्हें इस केस के बारे में खबर लगती है तो वो सामने आते हैं। वो सबसे पहले तो थाने जाते हैं। वहां जाके इस केस की पूरी इंक्वायरी करते हैं, इस केस की जो जांच होती है उसे समझते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं जेल में, सुरेश से मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ उन्हें केस में एक चीज जो उन्हें समझ में आती है कि ये कंकाल मिला है, उसके आधार पर सुरेश को जेल भेज दिया गया है। अब वो दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि जो कंकाल मिला है, ये पुलिस वालों ने साबित कैसे कर दिया कि ये मलिके का ही कंकाल है, क्योंकि उसे साबित करने के लिए पुलिस को एक बेसिक सा काम होता है DNA का, वो करवाना चाहिए था। इसके बाद वो अदालत जाते हैं, वहां एक अर्जी देते हैं कि अब सुरेश का केस मैं लड़ूंगा। वो ऐसा ही करते हैं, वो सुरेश का केस लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में। वहां जाके एक अर्जी देते हैं कि इस कंकाल का DNA होना चाहिए, जिस आधार पर पक्का पता लग सके कि ये कंकाल है किसका, मलगे का है भी या नहीं। अब कर्नाटक हाई कोर्ट इस बात का आदेश दे देता है कि इस कंकाल का DNA टेस्ट कराया जाए मलगे की माँ के DNA से। अब DNA टेस्ट होता है बाकायदा। अब DNA टेस्ट में ये बात प्रूफ हो जाती है
कि ये मलगे की बॉडी नहीं है, मलगे का कंकाल नहीं, ये तो कोई और ही महिला है। उसके बाद बीएस पांडु साहब एक और अर्जी डालते हैं अदालत में कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए कि ये कंकाल तो मलगे का है ही नहीं। उसके बाद अदालत उसे 2023 अक्टूबर के महीने में जमानत दे देती है, लेकिन जमानत में एक शर्त रखती है, 1 लाख रुपए का निजी मुचलका, उस आधार पर उसे जमानत मिलनी थी। अब सुरेश काफी गरीब इंसान होता है, उसके माँ बाप भी बहुत गरीब होते हैं, वो 1 लाख रुपए का इंतजाम ही नहीं कर पाते हैं और ये 1 साल तक वो जेल में गुजार देता है सिर्फ पैसे ना होने के कारण। अब बात आ जाती है 2024 में। अब उसके माँ बाप किसी तरह से पैसों की व्यवस्था करते हैं और अपने बेटे को जमानत दिला देते हैं। अब उसके बाद जब सुरेश बाहर आता है तो वो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि फिर से थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब मेरी बेबी को ढूंढ दीजिएगा, मुझे अपने बच्चों की और अपनी बीवी की बहुत फिक्र सताती है, कहीं मेरी बीवी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। अब पुलिस वाले भी बड़े हैरान होते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल में रह के आ गया, वो व्यक्ति जेल से छूटने के बाद फिर से आ गया कि मेरी पत्नी को ढूंढ दो। अब पुलिस वाले उससे एक बात पूछते हैं, ये पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारी बीवी आखिर जा कहाँ सकती है। तो उस दिन सुरेश अपने दिल की बात बताता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे पता है कि मेरी बीवी कहाँ गई है और किसके साथ गई है। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा बताओ। अब वो बताता है कि साहब मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मैं चाह के भी उसका नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले सका कि समाज में मेरी पत्नी की बदनामी होती, मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद हो जाती, साथ ही साथ मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता। मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता था। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है। अब पुलिस वाले फिर से जांच आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ निबटता नहीं है इस केस में। अब वक्त थोड़ा और आगे गुजरता है और साल आ जाता है 2025। 21 अप्रैल का दिन होता है। एक कॉफी कैफे में सुरेश के कुछ दोस्त बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वो महिला उन्हें मलगे की तरह दिखती है, यानी सुरेश की पत्नी की तरह। अब जैसे ही वो दोस्त ये सब देखते हैं तो वो एक वीडियो बना लेते हैं मलगे का और भेज देते हैं सुरेश के पास। उससे कहते हैं कि मुझे ये तुम्हारी पत्नी मलगे लग रही है। अब जैसे ही सुरेश वो ये वीडियो देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो वीडियो लेके पहुंच जाता है पुलिस वालों के पास और उनसे कहता है कि साहब मेरी पत्नी जिंदा है, आप बस इसे ढूंढ दीजिए। अब छोटा सा इलाका होता है वो। पुलिस वाले जब जांच आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये लड़का सुरेश के घर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। अब पुलिस वाले पहुंच जाते हैं पूरे फोर्स के साथ, तो वहां उन्हें एक लड़का मिलता है, साथ में उस मलगे भी मिल जाती है। अब पुलिस वाले मलगे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है कि साहब मेरा नाम मलगे है। अब पुलिस वाले उसे उठा के थाने में ले आते हैं उन दोनों को। अब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि अब तुम्हें पता है तुम्हारा कत्ल हो चुका है और तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में तुम्हारा पति 3 साल तक जेल में रहा है। अब पत्नी जैसे ही ये बात सुनती है, यानी मलगे वो ये बात सुनती है, तो वो कहती है कि सर ये बात मैं मानती हूँ कि मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया, उसे छोड़ के चली गई, ना मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान दिया ना अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया। इन 5 सालों में मैंने इन लोगों की स्थिति के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, ना कभी मिलने की कोशिश की। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता है, आप मेरा यकीन करें कि मलगे यानी मेरे ही कत्ल के इल्जाम में मेरे पति सुरेश को 3 साल जेल में गुजारने पड़े। अब पुलिस वाले मलगे को लेके अदालत में पहुंचते हैं और बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने मलगे के बयान होते हैं। वो कहती है कि सर मैं ही मलगे हूँ और मैं जिंदा हूँ। अब जैसे ही ये बात अदालत को पता लगती है तो अदालत के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो एक फैसला सुनाते हैं। वो बाकायदा बाइज्जत बरी करते हैं सुरेश को और साथ ही साथ एक फैसला और लेते हैं। वो फैसला ये होता है कि जो उस जिले के एसपी होते हैं प्लस जो उस थाने के थाना अध्यक्ष होते हैं यानी एसएचओ होते हैं, उनके खिलाफ क्यों ना कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका ग्राउंड ये था कि हम 2025 23-24 के दौर में जी रहे हैं,
इस दौर में जब डीएनए जैसी व्यवस्था है, तो तुमने क्यों किसी कंकाल का डीएनए नहीं कराया? एक गरीब और मजबूर व्यक्ति के 5 साल या 4 साल तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए। इसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है और वो अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आज की कहानी बड़ी ही अजीब थी, वो इस मायने में कि एक व्यक्ति जेल में रहा 3 से 3 साल सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी का कत्ल हो गया है और फिर वो पत्नी अचानक से जिंदा हो जाती है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।